शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को समझने के बाद आते हैं हम कोहलर के सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर। कोहलर इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। सूझ या अंतर्दृष्टि। अब इस सिद्धांत के बारे में समझते हैं। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन करता है वो वर्दाइमर है और जो प्रयोग करता है वो कोहलर है। वर्दाइमर जो है वो प्रतिपादन करता है, लेकिन जो प्रयोग करता है वो कोहलर है। ठीक है, इन्होंने प्रयोग किया था और किसके साथ मिलकर प्रयोग किया? कोफका के साथ। और इसमें जो प्रयोग हुआ है वो सुल्तान नामक चिंपैंजी, जिसको हम वनमानुस भी कहते हैं, वनमानुस पर केनारी द्वीप पर किया। किस द्वीप पे? केनारी द्वीप पे। इस सिद्धांत के और भी नाम हैं, जैसे अधिगम का समग्राकृति सिद्धांत, पूर्णकारवाद सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी। अब यहाँ पे आपने देखा एक शब्द आया है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट क्या है? गेस्टाल्ट जो होता है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्राकृति या पूर्णाकार, मतलब पूरी आकृति या पूर्णाकार। इसमें गेस्टाल्टवादियों ने ये समझाने का प्रयास किया कि जब हम किसी भी समस्या को देखते हैं तो उसके हम एक भाग को नहीं देखते हैं, बल्कि पूरी समस्या को एक पूर्ण आकृति के रूप में देखते हैं। आप किसी का फेस देखते हैं, उसके फेस पे मान लीजिए एक आँख नहीं है, तो आप उसका ये नहीं कहेंगे कि फेस नहीं है, उसका इस तरह से परसेप्शन नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि वो एक चेहरा है। ठीक, उसके कान नहीं है, आँख नहीं है, लेकिन फिर भी वो फेस के रूप में ही आप आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब प्राणी जो कुछ भी देखता है वो एक समग्राकृति के रूप में या पूर्ण आकार के रूप में देखता है। यही गेस्टाल्ट का अर्थ होता है। अब इस सिद्धांत की व्याख्या देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या अनुभव करते हैं, उसकी एक पूर्ण आकृति बनती है, जिसकी विशेषताएं समग्र की आंतरिक प्रकृति के द्वारा लगाई जाती है, ना कि उसके व्यक्तिगत तत्वों के द्वारा। जैसे मैंने फेस वाला आपको एग्जाम्पल बताया ना, कि जब प्राणी जो है किसी चीज़ को देखता है तो उसको एक पूर्ण आकृति के रूप में देखता है। अगर किसी के चेहरे पे आँख नहीं है तो उसके आंतरिक प्रकृति को वो देखेगा, ना कि उसके व्यक्तिगत तत्वों को। वो तब भी बताएगा कि ये फेस ही है। व्यक्ति जब किसी नवीन परिस्थिति में आता है या उसके समक्ष कोई समस्या आती है तो उस परिस्थिति या समस्या के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंध स्थापित करता है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करता है। मतलब जब प्राणी के सामने कोई प्रॉब्लम आती है या कोई नई परिस्थिति आती है तो प्राणी उसके एक पार्ट को न देख करके पूरी परिस्थिति को देखता है। उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करता है, उस समस्या का समाधान करता है। ये एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको क्लास में भी ये एग्जाम्पल बताया है। ये क्या है? सभी को एक सर्किल लग रहा होगा, है ना? क्यों? क्योंकि आप इसकी पूर्ण आकृति को देख रहे हैं। लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो ये डॉट 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 बना है, इसमें जगह जगह स्पेस है। तो ये स्पेस जो है वो आपके मस्तिष्क ने, आपकी सूझ ने उसको कंप्लीट कर दिया है। अब इसको लोग क्या कहेंगे? फेस ही तो कहेंगे। भले इसमें कान नहीं है, आईब्रोज नहीं है, नाक नहीं है, फिर भी इसको फेस के रूप में आप रिकॉग्नाइज करेंगे। इसको पूर्ण आकृति के रूप में देखेंगे, न कि इसके व्यक्तिगत स्वरूप को। ठीक, इसमें आगे गेस्टाल्टवादी कहते हैं, जब व्यक्ति किसी समस्या का हल सरलता से नहीं निकाल पाता तब उसे सूझ द्वारा ही हल करने का प्रयास करता है। सूझ में व्यक्ति के हाथों पैरों की अपेक्षा चिंतन, तर्क, कल्पना शक्ति से अधिक काम लेता है। इस प्रकार गेस्टाल्टवादियों के अनुसार जीव को परिस्थिति का संपूर्ण ज्ञान होने पर अंतर्दृष्टि से उसमें से सुझाव निकाल लेता है। मतलब जैसे आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो आप पूरी परिस्थिति का जायजा लेंगे, तो हाथ पैर नहीं चलाएंगे, आप अपनी चिंतन और तर्क और कल्पना शक्ति का प्रयोग करेंगे। देखिएगा, जो कोहलर थे उन्होंने चिंपैंजी पे ही क्यों प्रयोग किया? क्योंकि वो जो चिंपैंजी होते हैं, वनमानुस होते हैं, वो सारे प्राणियों में मानव के बाद सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है। तो मानव के ऊपर जब कोई सिद्धांत अप्लाई करना है तो मानव जैसा ही
कोई प्राणी लेना पड़ेगा, ठीक। और चिंपैंजी में तर्क भी होता है, चिंतन होता है, कल्पना शक्ति भी अधिक होती है। फिलहाल आते हैं हम अपने टॉपिक पे। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उस समस्या को हाथ पैर की अपेक्षा अपनी सूझ के द्वारा, मतलब अपनी कल्पना चिंतन तर्क के द्वारा उसको हल करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार गेस्टाल्टवादियों के अनुसार जीव को परिस्थिति का संपूर्ण ज्ञान होने पर वह अंतर्दृष्टि से उनमें से सुझाव निकाल लेता है। आप कहीं ट्रैफिक में फंसे होते हैं और आपको निकलना होता है शॉर्टकट में, तो आप सूझ का प्रयोग करते हैं कि किस साइड से निकलें कि हम जल्दी से इस पार से उस पार हो जाएं, इस ट्रैफिक से जल्द हम निकल सकें, ठीक। उस समय आप हाथ पैर नहीं चलाते, उस समय आप अपना सूझ, अपना चिंतन, अपना तर्क, अपने अनुभव का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं कोहलर के प्रयोग पे। कोहलर ने बहुत सारे पशुओं पर प्रयोग किए, जैसे बंदर, मुर्गी तथा कुत्ते पर, लेकिन उनका जो सबसे प्रमुख और सबसे फेमस प्रयोग है वो सुल्तान नामक वनमानुष पर किया गया प्रयोग है। इस प्रयोग को उन्होंने 1913 से 1918 के बीच केनारी द्वीप पर किया, और इस प्रयोग में उनके जो 2 प्रयोग बहुत फेमस हैं, छड़ी संबंधी प्रयोग और बॉक्स संबंधी प्रयोग, दोनों प्रयोग लगभग सेम हैं। तो इसमें हम छड़ी संबंधी प्रयोग आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। छड़ी संबंधी प्रयोग में जो कोहलर थे उन्होंने सुल्तान को एक पिंजड़े में बंद कर दिया, और उसके बाद उस पिंजड़े के जो बाहर था, आप देख रहे हैं इसमें पिंजड़े के बाहर केले रख दिए गए। अब सुल्तान भूखा था तो उसने कोशिश किया बहुत हाथ पैर निकाल करके कि हाँ मैं जल्दी से इस केले को प्राप्त कर लूँ, और उस पिंजड़े के अंदर 3 छड़ियाँ पड़ी हुई थीं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ सकती थीं। वो तीनों छड़ियाँ ऐसी थी कि एक दूसरे से वो जुड़ सकती थी, लेकिन तीनों अलग अलग थी और छोटी छोटी थी। जब वो तीनों छड़ियाँ जुड़ जाएंगी तो ये केले तक पहुँच जाएंगी। अब सुल्तान पहले हाथ पैर से और बारी बारी से एक एक छड़ियाँ लेकर के केले को प्राप्त करने की कोशिश करता रहा, परंतु सफलता नहीं मिली। निराश होकर वह पिंजड़े के अंदर बैठ गया और ऊपर से नीचे चारों तरफ पिंजड़े को देखने लगा। थोड़ी देर बाद वह उठा और छड़ी से खेलने लगा। जो 2 छड़ियाँ थी उसको आपस में लेके इधर उधर देखने लगा, खेलने लगा। अचानक से संयोगवश छड़ी जुड़ गई। अब सुल्तान में एक अचानक से उसमें उत्साह आया कि हाँ ये तो जुड़ गया, थोड़ा लंबी हो गई छड़ी। फिर उसने दूसरी छड़ी उठाई और उसको भी इसी तरह से मतलब जोड़ने की कोशिश किया, और वह सफल हो गया। और जैसे ही छड़ियाँ जुड़ गई आपस में, उस लंबी छड़ी के सहारे सुल्तान ने केले प्राप्त कर लिए। और यही प्रयोग फिर जब दोहराया गया, यहाँ देखिए आप, पहले एक छोटी छड़ी के सहारे वह सुल्तान जो है केले प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, फिर अचानक वह खेलने लगा, देखने लगा, इधर उधर उसको जोड़ने लगा। फिर संयोगवश उस सुल्तान ने छड़ी को जोड़ लिया और लास्ट में केले को प्राप्त कर लिया। ये प्रयोग था। लेकिन पुनः जब भूखे सुल्तान को पिंजड़े में बंद किया गया तो सुल्तान को ने वो जब छड़ियाँ देखी तो सबसे पहले छड़ी उठा करके उन्हें जोड़ने का प्रयास करने लगा, और जोड़ करके फिर केले को प्राप्त कर लिया। और कुछ ही प्रयोगों के द्वारा सुल्तान ने छड़ियों को जोड़ करके केला प्राप्त करना सीख लिया। इसी तरह से बॉक्स वाला जो प्रयोग था, बॉक्स वाले प्रयोग में छत की दीवार है, एक पिंजड़े में पहले सुल्तान को बंद किया गया, छत की दीवार से केले को लटका दिया गया। उस कमरे में छोटे छोटे देखिए 3 बॉक्स पड़े हुए हैं। ये बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखे जा सकते हैं, और जब तीनों बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाएंगे तभी वह सुल्तान केला प्राप्त कर पाएगा। पहले वो सिंगल एक ही बॉक्स ले करके किसी तरह से उछल कूद करके केला प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, देखिए। फिर उसके बाद उसने जो है हताश होकर वह बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद उठा, दूसरा बॉक्स रखा, तीसरा बॉक्स रखा और केले को प्राप्त कर लिया। इसी तरह से दोनों छड़ी वाला प्रयोग भी वैसे ही है, बॉक्स वाला प्रयोग वैसे ही है। दोनों प्रयोग बहुत फेमस हुए थे। अब इस प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो सीखना होता है वो सूझ पर निर्भर करता है।
मतलब जो भी प्राणी हम सीखता है वो अपने सूझ के माध्यम से ही सीखता है। अब देखते हैं सूझ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, सूझ को हमारी बौद्धिक क्षमता भी प्रभावित करती है। जिसकी जितनी बुद्धि होती है उसका सूझ उतना ही काम करेगा। अनुभव हमारे काम करते हैं, मतलब जो जितना अनुभवी होगा उसका सूझ उतना ही अच्छे से वर्क करेगा। वो चिंतन क्षमता उसमें ज़्यादा होगी, वो समस्या के समाधान करने की क्षमता भी ज़्यादा होगी। अंतर्दृष्टि का विकास, मतलब हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है उसका विकास अगर अच्छे से हुआ तभी हम सूझ और अंतर्दृष्टि का प्रयोग कर सकेंगे। समस्या की रचना, अगर समस्या सरल है तो हम उसको जल्द से जल्द अपनी सूझ से हल कर सकते हैं, लेकिन अगर समस्या जटिल है तो सूझ द्वारा सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। प्रयास, जब हम प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे तभी हम सूझ द्वारा सीख पाएंगे। देखते हैं सूझ द्वारा सीखने से सूझ का सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ, मतलब सूझ द्वारा जो सीखना होता है उसका शिक्षा में क्या उपयोग है। तो सूझ द्वारा सीखने से बच्चों को यंत्रवत, मतलब मशीन की तरह रट कर सीखने में कमी लाई जा सकती है। बहुत बच्चे क्या होते हैं, समझेंगे नहीं, रट के सीख लेते हैं, तो इसमें कमी लाई जा सकती है, क्योंकि रट के सीखने वाला ज्ञान ठीक नहीं होता है। सूझ द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी रहता है। यह विधि गणित तथा विज्ञान जैसे उच्च मानसिक क्रिया वाले विषयों के लिए बहुत उपयोगी होता है। देखिए, गणित के विषयों में भी सूझ का प्रयोग होता है और विज्ञान के विषयों में भी, तो ये इन दोनों विषयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण तथा अन्वेषणात्मक ढंग से सीखने पर जोर देता है। मतलब यह सिद्धांत यह बताता है कि पहले परिस्थितियों को अच्छे से देखो, समझो और खोज द्वारा सीखो। अन्वेषण मतलब खोज द्वारा सीखने पर जोर देता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी समस्या को बच्चों के समक्ष पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तत्पश्चात उसके अंगों का ज्ञान कराकर संपूर्ण ज्ञान देना चाहिए। मतलब जब हम किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो सबसे पहले पूरी समस्या, पूरे बच्चों के समझ पूरा पूरा समस्या रख देना चाहिए। मतलब आपने पढ़ा है ना पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत, वो इसी सिद्धांत से मिलता जुलता है। जैसे किसी बच्चे को हम पढ़ाएंगे बॉडी पार्ट्स नेम, तो पहले बॉडी को तो बताएंगे, पहले पूरे शरीर के अंगों को एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने से पहले बेसिक चीज़ें हम पहले बताएंगे। ठीक है, मतलब पूर्ण से अंश की ओर पहले पूर्ण बताएंगे, फिर धीरे धीरे उसको अलग अलग बताएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका सूझ का सिद्धांत। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है और आज की क्लास में 2 वीडियो हैं। पहले वीडियो में आप लोगों ने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत पढ़ा और दूसरे वीडियो में आप लोगों ने कोलर का सिद्धांत पढ़ा। ठीक, इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, जो चीज़ नहीं समझ में आया है, आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक।